हेलो गाइस। तो आज हमारे इस चैनल के पहले पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। तो इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं आज रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है, आप सबको पता ही होगा। 2 से ढाई साल हो गए, काफ़ी लंबा टाइम होता है ये एक जंग के लिए। तो इसके इसी टॉपिक को लेके हम बात करने वाले हैं हमारे मेहमान के साथ, जिसको अच्छी खासी नॉलेज भी है इस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम, ताकि आपकी कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी थोड़ी बहुत, जो भी होगी। चलिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग हुई थी, ये आखिर हुई कैसे थी? इसकी वजह क्या थी कि दोनों देशों को जंग में कूदना पड़ा? गाइस हम पहले हमारे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन था कि ये रशिया और यूक्रेन की आखिर जंग कैसे चालू हुई और कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने दोनों को पुश किया इस जंग में आने के लिए। तो सबसे बड़ी रीज़न तो देखो नेटो और अमेरिका है। नेटो 1991 से कोशिश कर रहा है, जो भी मुल्क रशिया से अलग हुए थे, उनको कोशिश कर रहा है कि वो नेटो में आ जाए और हम रशिया के पास जो है हमारी फौजें लाकर खड़ी कर दें। क्योंकि रशिया जो है अमेरिका का बहुत बड़ा दुश्मन है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से नेटो जब बनी थी, बनी इसी बिना पे थी कि रशिया को काउंटर करने के लिए। तो लेकिन जब 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा और 15 कंट्रीज बनी, जिसमें रशिया और यूक्रेन भी है, आज के मौजूदा हाल देखें तो उसमें रशिया और यूक्रेन है, जिनके बीच विवाद चल रहा है। तो रशिया की ये शर्त थी 1991 में नेटो से कि जो ईस्टर्न यूरोप है ना, जहाँ रशिया की बॉर्डर पास है, वहाँ फौजें लाके नेटो खड़ा नहीं करेगा। नेटो ने उस टाइम हाँ भी भरी, लेकिन उसके बाद नेटो ने वादा खिलाफी करी और धीरे-धीरे जो ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं, उनको नेटो में लेने लग गया। तो इसी बिना पर रशिया को लगने लगा कि उसको बहुत बड़ा खतरा हो रहा है नेटो की तरफ से। क्योंकि उसकी बॉर्डर्स पर नेटो अगर नेटो में कोई देश जाता है तो उसकी फौज भी नेटो की उस कंट्री में आती है, तो उससे रशिया को खतरा होता है। रशिया ने यूक्रेन यूक्रेन जो है यूक्रेन 2008 में भी ये कोशिश कर चुका है कि हम नेटो में चले जाएं, लेकिन जब रशिया ने बहुत ऊंची धमकी दी थी, तो उससे यूक्रेन ने और नेटो ने दोनों ने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया, मेनली नेटो ने। तो उसके बाद से लगातार अब अमेरिका पुश कर रहा है नेटो में शामिल करने के लिए यूक्रेन को, और रशिया धमकाता जा रहा है। और ये हालात जो पैदा हुए हैं, जो यूक्रेन और जो रशिया में विवाद बढ़ा हुआ है, ऐसे बढ़ा कि जो रशिया और यूक्रेन है, यूक्रेन चाहता है हम नेटो में चले जाएं, रशिया नहीं चाहता नेटो में नहीं जाए, क्योंकि अगर नेटो में यूक्रेन जाता है तो रशिया के पास उसकी फौजें आ जाएंगी। उससे बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि 1991 जो सोवियत वॉर हुआ था, जब अमेरिका ने ये अंदर खाते मदद की थी अफगानिस्तान में, जिससे रशिया टूटा। तो रशिया को अभी भी ये खतरा लगता है कि हमारी अमेरिका जो है वो बहुत सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, और ये एक सर्वाइवल की जंग भी बन जाती है रशिया के लिए। रशिया ने खूब समझाया, 2014 में भी हालत खराब हुए, जब रशिया ने क्रीमिया में फौज भेज के उस पर कब्जा कर लिया था, और जब से ईस्टर्न जो यूक्रेन है उसके दो इलाकों में अलग ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था, जिसको हम डोनेक्स और लोसांग कहते हैं। तो ये रीजंस थी जो इस युद्ध को शुरू करने में जिनने चिंगारी लगाई। तो जैसा कि आपने कहा कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, तो ऐसी क्या फ़ायदा मिल सकता है यूक्रेन को नाटो में शामिल होके, जो ऐसे नहीं मिल पा रहा है? और यूएस को क्या फ़ायदा हो सकता है इससे? देखो यूक्रेन जो है उसको और अमेरिका को क्या फायदा है इससे, यूक्रेन को नेटो में जाने में क्या फायदा है और अमेरिका को यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का क्या फायदा है। तो यूक्रेन के अगर पर्सपेक्टिव से देखते हैं हम, तो यूक्रेन को एक मिलिटरली सिक्योरिटी मिलती है, किसके अगेंस्ट? रशिया के अगेंस्ट, जो कि एक पावरफुल कंट्री, सुपर पावर है दुनिया की, जो मिलिटरली बहुत स्ट्रांग है। तो यूक्रेन को तो एक ये गारंटी मिलती है कि नेटो में शामिल होते ही यूक्रेन में नेटो की फौज आ जाएगी, उसकी सिक्योर करेगी यूक्रेन को पूरे को। क्योंकि जो रशिया है, जो 1991 में टूटा था सोवियत यूनियन से, जो 15 कंट्रीज अलग हुई थी, उसमें रशिया यूक्रेन भी था। तो रशिया जो है, जब से पुतिन आए हैं, जब से प्रेसिडेंट पुतिन बने हैं, जब से उनका एक ही मकसद रहा है कि जो यूएसएसआर थी था जो रशिया पहले यूएसएसआर था, उसको उस जो पार्ट उसके अलग हुए हैं, उनको वापस से यूनिफाई करना और यूएसएसआर बनाना। जो पुतिन है, प्रेसिडेंट पुतिन है, जब से आए वो यूनिफाई करना चाहते हैं, सारी कंट्रीज को रशिया में मिलाना चाहते हैं और यूएसएसआर वापस बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके प्लान में ये है, जब से वो प्रेसिडेंट बने। ऐसे ही 2008 में जब जॉर्जिया ने कोशिश करी नेटो में जाने की, तो उस टाइम भी रशिया ने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी थी और कुछ पार्ट पर कब्जा कर लिया था नॉर्दर्न जॉर्जिया में। और उसके बाद यूक्रेन ने भी 2008 में कोशिश करी, लेकिन जब रशिया की धमकी से उन्होंने ये ड्रॉप आइडिया कर दिया और नेटो ने भी ड्रॉप कर दिया ये आइडिया। तो अमेरिका को तो ये फायदा हो सकता है कि अगर नेटो आता है और अमेरिका आती है, तो उसकी फौज कहाँ जाएंगी? रशिया के बिल्कुल बॉर्डर के पास, और रशिया को इससे खतरा हो सकता है, सिक्योरिटी का बहुत, सर्वाइवल का भी एक खतरा हो सकता है, क्योंकि रशिया और अमेरिका है वो दुश्मनी रहे हैं शुरू से।
वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, और नेटो भी जो बनी थी इसी उस पे रीजंस पे बनी थी, रशिया को काउंटर करने के लिए। तो एक तो गारंटी मिलेगी सिक्योरिटी की यूक्रेन को, और हथियार आएंगे नेटो के जो उसको सिक्योर करेगी रशिया के खिलाफ। और अमेरिका को यह फायदा है कि उसकी फौजें वहां आ जाएगी, और वो अमेरिका जो उसकी रशिया के बॉर्डर के पास जो आ जाएगा, तो क्या है उससे वो नजर रखेगा रशिया की हर एक्टिविटीज पर। तो अमेरिका को तो यह फायदा है, और यूक्रेन को एक सिक्योरिटी गारंटी मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको रशिया से बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि रशिया बहुत बड़ी सुपर पावर है, वो अकेला काउंटर कर ही नहीं सकता रशिया को। तो अमेरिका तो चाहता है मैं रशिया को तोड़ दूं, मैं वाहिद एक सुपर पावर रहूं हमेशा के लिए। तो यही रीजंस थे जो यूक्रेन चाहता है और अमेरिका चाहता है यूक्रेन में। तो जैसा कि आपने बताया कि यूक्रेन जो है 91 में अलग हो चुका है सोवियत यूनियन से, मतलब वो अब एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो रशिया क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल हो जाए? ऐसी क्या वजह है? रशिया क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो में जाए? क्योंकि यूक्रेन भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और वो अपने डिसीजन खुद के ले सकती है। तो रशिया क्यों नहीं चाहता है, क्यों इंटरफेरेंस कर रहा है यूक्रेन के डिसीजन पे? तो इसका सबसे बड़ा जो प्राइमरी रीजन है, रशिया को बहुत बड़ा सिक्योरिटी का थ्रेट है नेटो की तरफ से, और शुरू से रहा है, क्योंकि नेटो बनी रशिया को काउंटर करने के लिए। तो सबसे बड़ा जो प्राइमरी रीजन यही बनता है कि उसकी सिक्योरिटी पे थ्रेट है, क्योंकि किसी भी कंट्री के बॉर्डर पे किसी दूसरी कंट्री की फौज आना, ये बहुत बड़ी थ्रेट होती है उसकी सिक्योरिटी पे। तो रशिया जो है अपने पर्सपेक्टिव से तो ठीक कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो रशिया से भी गारंटी ले सकता है सिक्योरिटी की। और लेकिन यूक्रेन जो है वो ये सोचता है कि रशिया कभी हमें यूनिफाई कर लेगा रशिया में। हाँ, जैसा कि आपने बताया मैं समझ गया अच्छे से कि किसी भी देश के बॉर्डर पे अगर इतने देशों की सेना आके बैठ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो कि उसके लिए खतरा महसूस होगा, उसको थ्रेट लगेगा ये। तो आप चलिए आगे बात करते हैं हम कि ये रशिया ने जो इन्वेजन किया है, ये फुल स्केल इन्वेजन किया है या स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इसको नाम दिया है? तो और ये कितने मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ ये हमला हुआ है? जो रशिया है उसने बहुत समझाने के बाद यूक्रेन को एक छोटी सी पीस डील भी हुई थी। रशिया की यही शर्त थी कि नेटो में यूक्रेन नहीं जाए। लेकिन यूक्रेन जो है, जेलेंस्की को बिठाने वाला भी अमेरिका ही है। और आपको पता हो तो 2015 में यूक्रेन में तख्ता पलट भी हुआ था, जिस टाइम रशिया प्रो रशियन जो प्रेसिडेंट थे वो थे यूक्रेन के। तो अमेरिका ने उनका तख्ता पलट करवा के अपना एक मोहरा बिठाया, जिसको जो है जेलेंस्की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की, उसने पूरा अमेरिका के पर्पस को फुलफिल किया और नेटो में जाने की पेशकश रख दी, और अमेरिका ने भी उस लेने के लिए तैयार हो गया नेटो में। लेकिन रशिया को खतरा लगा। रशिया के खूब समझाने के बाद तो रशिया ने आखिरकार 24 फरवरी 2022 को इस जंग को शुरू कर दिया, और रशिया की तरफ से इस इन्वेजन को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया। और रशिया ने इस ऑपरेशन में अपनी जो ट्रूप्स का नंबर्स थे वो थे 1,90,000 पर्सनेल के साथ इस जंग को शुरू किया। तो जैसा कि आपने बताया ये 1,90,000 ट्रूप्स के साथ ये इन्वेजन हुआ था। तो इस इन्वेजन में दोनों देशों के नुकसान भी काफ़ी हुआ होगा, कैजुअलिटीज़ भी काफ़ी हुई होगी। तो ये नंबर है क्या आखिर? देखें, जब जंग होती है ना, तो दोनों तरफ से दोनों देशों के जो फौजी होते हैं वो आम बात है कि ऑब्वियस बात है कि मारे ही जाते हैं। किसी देश की कम कैजुअलिटीज होती है तो किसी देश की ज्यादा। ये डिपेंड भी टेक्नोलॉजी पे भी करता है और ट्रूप्स पे भी पड़ता है कि वो किस टेक्टिक से आर्मी जो है किसी देश की, वो कौन से टेक्टिक से फाइट कर रही है। तो जितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उतनी ट्रूप्स की जो कैजुअलिटीज होती है वो काफी कम होती हैं, क्योंकि उस जंग में मिसाइलों से, मिसाइल, एरोप्लेन और ज्यादा उनसे लड़ाई होती है। तो जो यूक्रेन है, यूक्रेन पे इन्वेड किया रशिया ने, तो यूक्रेन के जो सैनिक मरे हैं ना, यूक्रेन की क्लेम के हिसाब से वो मरे 31,000 अब तक, 2022 से लेकर 2024 तक अब तक। और अगर हम रशिया के सोल्जर की डेथ देखें, कैजुअलिटीज देखें, तो यूक्रेन क्लेम करता है 4,09,000 कुछ ट्रूप्स मारी गई हैं रशिया की जंग में। और अगर हम अमेरिका की बात करते हैं इन सपोर्ट ऑफ यूक्रेन, तो अमेरिका जो एस्टिमेट दिया है, अमेरिका ने 1 लाख से ज्यादा दिया है जो यूक्रेन की फौजें मरी हैं। अब अगर हम रशिया के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो रशिया ने अपने जो सोल्जर्स की कैजुअलिटीज बताई है वो बताइए, 5,937 सोल्जर्स की डेथ हो चुकी है अब तक 2022 से 2024 तक। और अगर हम यूक्रेन के सोल्जर्स की
कैजुअलिटी बताया रशियन क्लेम के हिसाब से, तो उनका क्लेम ये है 4,44,000 ट्रूप्स ने की कैजुअलिटीज अब तक हुई हैं 2024 तक, 2022 से लेकर। और अगर हम यूएस की देखें क्लेम रशियन सोल्जर्स के पर्सपेक्टिव, कैजुअलिटी के पर्सपेक्टिव तक, तो यूएस का जो अनुमान है, एस्टिमेट है, वो 3,50,000 फौजें की कैजुअल ट्रूप्स की कैजुअलिटीज हुई है। तो ये कुछ फिगर्स हैं। किसी भी जंग में जो दो कंट्रीज होती है जिनके बीच जंग होती है, वो कभी भी एक्चुअल नंबर नहीं बताती है, सब एक एस्टिमेशन ही देते हैं। जितनी कम आप अपनी ट्रूप्स की किलिंग दिखाएंगे, कैजुअलिटीज दिखाते हैं ना, उसकी ये फायदा होता है कि जो आपकी फौज जो लड़ रही है ना, उसकी जो कॉन्फिडेंस है, जो इनका डिटर्मिनेशन है, उसकी उसको कम वो कम ना हो किसी फौज का। तो यूक्रेन भी पूरा बताएगा नहीं अपनी कैजुअलिटीज, लेकिन अगर मैं मेरी बात करता हूँ, अगर मैं अपनी रिसर्च के हिसाब से बताऊं, तो कम से कम 1.5 लाख फौज यूक्रेन की अब तक मारी जा चुकी है। और यहीं अगर अपन रशिया की बात करते हैं, तो रशिया की 30 से 40 हजार ट्रूप्स मारी जा चुकी हैं। हाँ, सही है जो आपने बताया कि इतनी बड़ी जंग अगर होती है 2 देशों के बीच में, तो इतनी कैज़ुअलिटीज़ होना आम बात है, किसी की कम, किसी की ज़्यादा होती है। तो आगे हम बात करते हैं कि जो रशिया ने ग्राउंड इन्वेजन किया था यूक्रेन में, तो ये इसका मेन मोटिव होगा कि यूक्रेन पे कब्ज़ा करना, तो जो कि हुआ भी होगा। तो कितने परसेंट इलाके पे ये कब्ज़ा हो चुका है अब तक? देखिए, जब जंग होती है ना, तो दोनों देश है ना, ये कोशिश करते हैं कि जमीन पर कब्जा करना। तो रशिया ने जो है अब तक उन इलाकों में कब्जा किया है जहां ज्यादा रशियन स्पीकिंग पीपल रहते हैं मेजोरिटी में। क्योंकि यूक्रेन पर यह भी ब्लेम था कि इन्होंने बहुत प्रोसिक्यूट किया है रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन को, जो ईस्टर्न यूरोप में रहती है। तो रशिया ने मेनली अभी तक, अगर हम देखें, टोटल ऑक्यूपेशन जो किया है यूक्रेन के लैंड का, वो किया है 22%। और उन्हीं हिस्सों को कब्जे किया है यूक्रेन के, जहां रशियन मेजोरिटी पॉपुलेशन रहती थी। तो इसमें 4 इलाके आते हैं जो अभी तक रशिया ने कब्जा कर लिया, और उनको मिला के ये पूरा इलाका बनता है यूक्रेन का 22%। अब तक जो रशिया ने कब्जा किया है, उसमें आता है सबसे पहले लोहांस्क, डोनेक्स, जेपोरेजिया, खेरसोन। ये 4 मेन रीजन है यूक्रेन के ईस्टर्न ईस्टर्न रीजन, जो रशिया ने अब तक कब्जा लिए हैं। अच्छा, तो 22% इलाके पे कब्ज़ा कर चुका है रशिया ने, जो कि कम है आई थिंक, जैसे क्योंकि रशिया एक सुपर पावर कंट्री है और यूक्रेन एक छोटा-सा देश है। चलिए आगे बात करते हैं, तो रशिया और यूक्रेन का जो ये वॉर है, इसको काफ़ी टाइम हो गया है, 2 से ढाई साल लगभग हो चुका है इन्वेजन को। तो ये जो जंग है, ये कितना लंबा और चल सकता है अभी तक, आपके आइडिया से? और क्या दोनों देशों की तरफ से कुछ प्रपोज़ल रखा गया है कि पीस ट्रीटी हो या कुछ हो, या किसी और देश ने कुछ किया हो प्रपोज़ल? इस वॉर को काफी टाइम हो गया है, जो लगभग 2.5 साल होने वाले हैं। तो अब तक जो रशिया ने 22%, जो हमने पहले बात की इस वीडियो में, 22% इलाके पे अब तक कब्जा कर चुका है, जो ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का। ये जंग जो है, वैसे तो खत्म हो सकती थी कुछ दिनों में ही, और रशिया ने भी यही सोचा होगा कि हम यूक्रेन को 10-15 दिन में या महीने भर में ज्यादा से ज्यादा टेक ओवर कर लेंगे, ऑक्यूपाइड कर लेंगे। लेकिन जो रशिया ने जो जंग छेड़ी थी यूक्रेन के खिलाफ, तो यूक्रेन के सपोर्ट में पूरा वेस्ट खड़ा था। और वेस्ट ने हथियार देना भी चालू कर दिया था जंग स्टार्ट होते ही। खूब हथियार दिए यूक्रेन को, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। तो उससे थोड़ा यूक्रेन को थोड़ा मिलिट्री अच्छी हुई, और उसने कोशिश करी कि रशिया को खदेड़ दें। लेकिन वो रशिया भी एक सुपर पावर है बड़ी। आपका फौजी इतना ट्रेंड होना चाहिए कि वेस्टर्न जो इक्विपमेंट है, वेपन्स है, उनको चलाना भी आए इफेक्टिवली। लेकिन रशिया अब तक, रशिया के खिलाफ यूक्रेन की हर चीज नाकाम होती जा रही है, बावजूद इसके कि अमेरिका और वेस्ट पूरे बहुत ज्यादा हथियार दे रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। लेकिन रशिया रशिया के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पा रहा है। रशिया ने कब्जा अभी भी कर रखा है यूक्रेन पर। और जो प्रपोजल है, जैसे कि आपने बात की कि प्रपोजल दोनों कंट्रीज के दिए गए या नहीं, दोनों कंट्रीज के द्वारा, तो प्रपोजल तो 4-5 प्रपोजल एक दोनों कंट्रीज ने दिए हैं। लेकिन यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जंग के कुछ दिन बाद ही ये डिक्लेयर कर दिया था पार्लियामेंट में कि जो रशियन प्रेसिडेंट है, उनके साथ कोई भी डील है ना, वो वॉइड है। उन्होंने ये कानून ला रखा है उनके पार्लियामेंट में। तो वैसे लेकिन वर्ल्ड के और लीडर्स ने कोशिश भी की, और जो सबसे पहली पीस डील जो हुई थी इस जंग को रोकने के लिए, वो हुई थी जंग के 4 दिन बाद, मतलब 28 फरवरी 2022 को। लेकिन उस वो वहां हुई थी बेलारूस में हुई थी ये
लेकिन उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकला। जो दूसरी और तीसरी जो पीस डील हुई दोनों कंट्रीज के दरमियान, वो हुई थी 3 और 7 मार्च 2022 को यूक्रेन और बेलारूस की बॉर्डर्स पर। जो ऑफिशियल थे रशिया के और यूक्रेन के, उनके बीच पीस डील का स्टार्ट की गई थी, लेकिन उसका भी कोई कंक्लूजन निकल नहीं पाया और जंग चलती रही। उसके बाद टर्की ने, एर्दोगान जो उनके प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी इसी चीज को अटेम्प्ट किया था कि इनके दोनों के दरमियान पीस डील हो जाए ताकि जंग रुक जाए, दोनों का नुकसान ना हो। तो चौथा और पांचवा राउंड हुआ था टॉक्स का 10 और 14 मार्च को टर्की में, अंतालिया उनके स्टेट में। तो 4, 5, 6, 7 बार जो पीस डील प्रपोजल रखा जा चुका है और उसमें बात भी हो चुकी है। लेटेस्ट में अगर हम बात करें, यूक्रेन ने जो पीस डील बुलाई, पीस मीटिंग बुलाई थी इस जंग को खत्म करने के लिए, वो स्विट्जरलैंड में बुलाई गई थी। 92 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसमें मौजूद थे उस मीटिंग में, उस डील की मीटिंग में, लेकिन रशिया को इनवाइट ही नहीं किया गया। तो अगर दो कंट्रीज जो हैं, जो कंसर्न है इस एग्रीमेंट और पीस डील जिसके दरमियान हो रही है, होगी हो, जब ये जंग रुकेगी ना, तो अगर एक कंट्री नहीं होगी और एक कंट्री होगी तो ये पीस डील का कोई फायदा नहीं है। यूक्रेन ने स्विट्जरलैंड में बुला तो ली पीस डील का प्रपोजल के लिए मीटिंग, लेकिन उसका कोई सार ही निकल नहीं सकता क्योंकि दूसरी पार्टी उसमें है ही नहीं जो कंसर्न है इस एग्रीमेंट से और पीस डील में जो होनी चाहिए। तो इसका भी कोई कुछ निकला नहीं, रिजल्ट कंक्लूजन कुछ निकला नहीं। तो आज तक अभी तक जंग जारी है। शायद ऐसा लगता है कि वेस्ट भी नहीं चाहता ये जंग खत्म हो, कहीं ना कहीं अमेरिका यही चाहता है कि जंग खत्म ना हो, क्योंकि जब भी अमेरिका और वेस्ट पूरा उसको हथियार देते जा रहे हैं तो उससे क्या है, जंग बढ़ती जा रही है। और रशिया तो लड़ेगा इसकी, क्योंकि सर्वाइवल की जंग है। रशिया ने कहा कुछ बात ये भी है नेटो और वेस्ट की तरफ से कि हम रशिया के खिलाफ यूक्रेन में फौज उतारेंगे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर आप किसी की भी, अगर यूक्रेन किसी की नेटो की फौज आई यूक्रेन में, लैंड में एंटर करी और रशिया के खिलाफ लड़ी, पहले तो उसको मारा जाएगा और हथियार जो भी आएंगे उनको नष्ट कर दिया जाएगा। और रशिया ने बहुत से उनके हथियार जो नेटो ने और वेस्ट ने और अमेरिका ने जो सप्लाई किए थे उनको बहुत ज्यादा रशिया ने उनको डिस्ट्रॉय भी किया। तो ये जंग तो अभी आगे और चलेगी क्योंकि वेस्ट भी नहीं चाहता है और रशिया तो लड़ेगा ही क्योंकि उसकी सर्वाइवल की जंग है। और वो आते हैं तो पुतिन ने कहा, ये भी कहा है कि हम न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक स्पीच में कि अगर जिस वर्ल्ड में रशिया कंट्री ना हो और तो उस वर्ल्ड को रहने का कोई फायदा भी नहीं है। तो ये जंग अभी तो और चलेगी, जंग रुक भी सकती है इसी साल और आगे भी बढ़ सकती है। इस जंग से काफी नुकसान हुआ है दुनिया को और आज तक हो रहा है। यूक्रेन जो था बहुत बड़ा व्हीट एक्सपोर्टर था पूरी दुनिया में, तो उससे क्राइसिस तो आया है। तेल की जो कीमतें वो भी ऊपर गई है, बिजनेस भी खराब हुआ है और इकोनॉमी को भी इफेक्ट पड़ा है। कोरोना में तो पड़ा ही था, उसके बाद ये यूक्रेन रशिया वॉर से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। तो हम यही होप करेंगे कि ये जो जंग है जल्द से जल्द खत्म हो और वर्ल्ड जो है एक पीस की तरफ आए। Hello guys, this is the first podcast of the channel, so please support us and like. और हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि हम नए नए टॉपिक्स लाएंगे और डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। आपको आई होप मजा भी आएगा। इन फ्यूचर हम अच्छे अच्छे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये हमारा पहला पॉडकास्ट था, अगर इसमें कोई गलती नजर आती है आपको तो हमें बताइए भी और हमें सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि ये हमने हमारी खुद की रिसर्च है। ये हमने दोनों ने बैठ के रिसर्च की, उसके बाद आपको हमने फैक्ट्स रखे यूक्रेन और रशिया वॉर में। अगर इसमें थोड़ा सा ही फिगर की गलती या थोड़ा आवाज आपको ऐसी लगी हो, थोड़ी सुने समझ में कम आई, प्लीज इग्नोर एंड सपोर्ट अस। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो ऑन दिस चैनल। Like and subscribe the channel चैनल एंड and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय ठीक है। बाय।